चलो शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन, नया चैप्टर। देखो, जब हमने मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें बताया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो क्लासिकल फिज़िक्स है, जिसको हम लोग मैकेनिक्स भी बोलते हैं, मैकेनिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन है दो पार्ट में। बोलो फटाफट कौन कौन से पार्ट है दोनों? स्टैटिक्स है और डायनामिक्स है। डायनामिक्स, फिर डायनामिक्स को भी दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से बोल दो? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। देखो, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको समझे ना तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चन को समझना आसान रहता है। देखो कैसे, अभी अगर हमको सिर्फ ऐसा कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ एनालाइज करना है कि जिसमें बॉडी का कोई मोशन नहीं रहेगा, उस पर फोर्स लगेगी, सब कुछ लगेगा, बॉडी में मोशन नहीं रहेगा, है ना, तो ऐसा जो स्टडी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक्स। मतलब स्टैटिक्स में मोशन नहीं रहेगा, बॉडी कैसे रहेगी? बॉडी रेस्ट में रहेगी, एट रेस्ट रहेगी बॉडी। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट रहेगी, बॉडी में कोई मोशन नहीं रहेगी। ये जैसे आएगा आगे मैं बताऊंगा। वैसे ही अगर हमने एनालिसिस किया, सिस्टम को एनालाइज किया और उसमें हमने सिर्फ मोशन पैरामीटर ली, जैसा अभी हमने किया, मोशन स्ट्रेट लाइन में किया, हमने मोशन इन प्लेन में किया। क्या किया उसमें? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम। ठीक है, उसमें हमने कभी मास कंसीडर किया, फोर्स कंसीडर किया, मोमेंटम किया, इंपल्स किया? नहीं किया कुछ, है ना। तो जब हम लोग सिर्फ मोशन पैरामीटर कंसीडर करेंगे, ओनली मोशन पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, ये चारों चीज़ें आती है। और ये याद रखो, काइनेमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो तीन इक्वेशंस जो हमने लिखे हैं उसके बाहर नहीं जाएंगे, वो तीन इक्वेशन में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल मोशन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, कोई भी मोशन हो, चाहे सर्कुलर मोशन हो, तो वो कहाँ से सॉल्व होंगे? जो हमने तीन काइनेमेटिक इक्वेशन लिखी है वहीं से सॉल्व होंगे। तो आसान सी पहचान है, क्वेश्चंस की आसान पहचान ये है कि अगर सिर्फ मोशन पैरामीटर दिया है या फाइंड करने के लिए बोला है तो एकदम आंख बंद करके समझ लो कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, है ना। उसमें अगर मास का जिक्र भी किया है, जैसा एक क्वेश्चन हमने किया था, ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी सो एंड सो एट एंगल दिस, ऐसा दिया है हॉरिजॉन्टल का, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन उसमें सिर्फ मास का जिक्र किया है, ना कोई कैलकुलेशन है मास का, ना मास की कोई वैल्यू दी है। ठीक है, तो जहां हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, मास का, फोर्स का, मोमेंटम का, इंपल्स का, इस टाइप का कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ओनली मोशन पैरामीटर्स रहेंगे। तो क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान देने का, पहला दूसरा चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी पहचान आसान सी पहचानी है, और उसमें क्या करने का, फिर तीन काइनेमेटिक इक्वेशन वहीं से सॉल्व होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अब आ जाओ काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में मोशन पैरामीटर के साथ में मास, फोर्स, है ना, उसके बाद में मोमेंटम, इंपल्स, ये सब अप्लाई होगा। मतलब यहां पर क्या अप्लाई होगा? मोशन प्लस कॉजेस ऑफ मोशन, कॉजेस ऑफ मोशन प्लस इफेक्ट ऑफ मोशन। जैसा मोमेंटम क्या इफेक्ट ऑफ मोशन है, अमाउंट ऑफ मोशन है, तो यहां पर सब अप्लाई होगा। मोशन पैरामीटर में एस, वी, ए, टी आ जाएगा। कॉजेज ऑफ मोशन में क्या आ जाएगा? फोर्स आ, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन हमको बताता है कि क्वेश्चन को कैसे पहचानना है ना। क्वेश्चन पहचान लिए तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो आगे। बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन तो फिक्स है ना, दो भी आ जाता है, कभी कभी भूल चूक से दो भी आ जाता है, लेकिन
इसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, जैसा इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, जैसा हम लोग इसमें फोर्सेस, फ्रिक्शन, टॉर्शन, टेंशन वगैरह पढ़ेंगे, ये हमको आखिरी तक लगता है। जहाँ तक हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे वहाँ तक हमको लगेगा ये सब पूरा, ठीक है। तो इसको याद रखो कि इसका रिलेटिव इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। भले इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएगा नीट में, है ना, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले, जैसे लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे F = ma, इसका काम हमको बहुत बार लगेगा, है ना, आगे भी हर चैप्टर में लगेगा हमको। और ये दोनों शक्ल में लगता है, लीनियर शक्ल में भी लगता है और एंगुलर शक्ल में भी लगता है। उसी तरह टेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्टिव फोर्स, उसी तरह जो हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन, ये सब जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, मोमेंटम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में लगे हमको रोटेशनल में, है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि इसके कंसेप्ट हमको आगे लगने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके कंटेंट्स है वो देखते हैं क्या है। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स 3 लॉज हमने पढ़ा है सब, है ना, ऑलरेडी स्कूलों में हमने पढ़ा है, रटा है इसको, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग स्टाइल में पढ़ेंगे अभी। जो नीट का स्टाइल है, जो नीट के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है। उसके बाद में इसके कंटेंट्स में आता है व्हाट इज़ मोमेंटम एंड व्हाट इज़ इम्पल्स। 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फिजिक्स में जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत काम लगता है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। देखो, न्यूटन्स लॉ शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है कि न्यूटन्स के जो लॉ बने उसका कंसेप्ट कैसे धीरे धीरे जनरेट हुआ है। इसका सबसे पहला जो था उसको बोला जाता है एरिस्टोटेलियन लॉ। एरिस्टोटेलियन लॉ ये था कि अगर किसी भी बॉडी को मोशन देना है, बहुत ध्यान से सुनो, है ना, ये धीरे धीरे कैसे लॉ जनरेट हुआ है। एरिस्टोटेलियन लॉ कैसे क्या था वो था कि किसी भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो उसको बाहर की कोई फोर्स लगाना पड़ेगी। ये अरिस्टोटल का लॉ था पहले। फिर गैलीलियो ने उसमें क्या किया, गैलीलियो ने थोड़ा चेंज किया उसमें। गैलीलियो ने चेंज क्या किया, उसने बोला नहीं, अगर एक बॉडी को मोशन देना है और उसको कोई अपोज नहीं है तो उसके लिए कोई बाहर की फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। गैलीलियो ने ये दिया। गैलीलियो का ज़माना कौन सा था, इसका ज़माना था 1600 का, जो है मतलब 17th सेंचुरी इसका ज़माना था। गैलीलियो के बाद में न्यूटन ने, जिस साल में गैलीलियो एक्सपायर हुआ उसी साल में न्यूटन पैदा हुआ, 1642, याद है 1642 में। तो गैलीलियो ने जो फाउंडेशन दिया था उस पर न्यूटन ने अपने लॉज बनाए, है ना। इसके लिए न्यूटन को क्या बोला जाता है, न्यूटन वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। न्यूटन वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। हाँ, उसके पहले उन्होंने उसको ज़मीन बनाकर दी थी लॉ बनाने के लिए। न्यूटन ने डायरेक्ट नहीं क्रिएट किया था उसको, गैलीलियो ने उसको ज़मीन बनाकर दी थी, उसको कॉपरनिकस ने, केपलर ने उसको ज़मीन बनाकर दी थी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, तब न्यूटन के लॉ बने थे, ठीक है। तो न्यूटन के जो लॉ बने उसका बैकग्राउंड ये है कि पहले धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग जनरेट हुई, उसके बाद इसके लॉ बने। और न्यूटन के जो लॉ है उसकी बुक है, न्यूटन की एक बुक है जिसको क्या बोला जाता है, नाम क्या है बुक का टाइटल, प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, है ना। साइंस की हिस्ट्री में छपने वाली, सबसे ज़्यादा छपने वाली बुक में से एक है वो, प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। न्यूटन ने ये जब बुक लिखी, अच्छा ये बुक कब लिखी, मैंने बताया था शायद पिछले किसी लेक्चर में। अपने यहाँ जैसा लॉकडाउन लगा था ना, कब लगा, 2019 में, कोविड-19 में, वैसे ही यूरोप में लॉकडाउन लगा था। कब लगा था, 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी में। उस लॉकडाउन में न्यूटन जो था वो अपना कॉलेज छोड़कर, उनका जो फॉर्म था, गांव था, वहाँ चला गया और वहाँ पर उसने ये इसका पूरा मटेरियल उसने रेडी किया, प्रिंसिपिया का, ठीक है। तो प्रिंसिपिया में उसने 3 लॉज ऑफ मोशन और एक लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया। 4 लॉज जो है न्यूटन के वो। इसके अलावा बाद के जो लॉ है वो दूसरी बुक में आया जिसका नाम ऑप्टिक्स था, है ना, उसके बाद के लॉज है वो। तो प्रिंसिपिया में जो 4 लॉज है वही 4 लॉज हमको यहाँ पर 3 उसमें से यहाँ पढ़ना है, और हमारा 7वां जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें हम लोग 4था लॉ पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ मोशन के जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, मोशन की कुछ जो ऑब्जर्वेशंस है उसको समझो। देखो, जब भी मोशन स्टार्ट होता है, मोशन जब स्टार्ट होता है
अंडर ग्रेविटेशन में भी मैंने बताया था ये बात कि अगर दो बॉडी को एक साथ छोड़ा गया, एक बॉडी उसका मास ज़्यादा है, उसका वज़न ज़्यादा है, और एक बॉडी है उसका वज़न कम है, और सेम हाइट से छोड़ा गया, तो कौन सी बॉडी पहले गिरेगी? दोनों साथ में गिरेगी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था कि अगर अपोजिशन नहीं है तो बॉडी का मोशन जो रहेगा वो कैसे होगा? साइमल्टेनियस होगा और दोनों बॉडी एक साथ गिरेगी। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो जो बॉडी मोशन में चल रही है वो मोशन में चलेगी। क्यों चलेगी मोशन में? उसको अपोज करने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पर, है ना। लेकिन जनरली हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई बॉडी चल रही है, चलते चलते रुक जाएगी, जब उसको धक्का मारेंगे जब चलेगी आगे, वो ऐसे होता है। तो क्यों रुक जाती है वो? फ्लोर का रेजिस्टेंस रहता है, फ्लोर का रेजिस्टेंस रहता है, दूसरा एयर का रेजिस्टेंस रहता है, ड्रैग बोलते हैं जिसको, है ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस हम लोग हटा दें, जैसा वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में कोई बॉडी मूव हो रही है तो वो मूव होती रहेगी। कब तक? जब तक उसको रोके नहीं जाए तब तक वो मूव होती रहेगी। तो मोशन का जो एक सबसे पहला लॉ क्या है? मोशन का सबसे पहला लॉ ये है कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन वर्ड है ना, याद रखो, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? कब तक? जब तक उसको चेंज ना किया जाए, बाहर से कुछ लगाकर उसको चेंज ना किया जाए। तो ये तो मैंने आसान लैंग्वेज में बता दिया। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया समझने से पहले इनर्शिया समझो क्या है ना। आसान वर्ड में अगर मैंने बोला तो मास को ही इनर्शिया बोलते हैं आसान वर्ड में, लेकिन एक्चुअल में इनर्शिया जो रहता है ये इफेक्ट ऑफ मास है। क्या है ये? मास होने की वजह से इनर्शिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका मास 2 kg है, और एक बॉडी है उसका मास 20 kg है ना। तो कौन सी बॉडी को मूव करना आसान रहेगा, कौन सी बॉडी को मूव करना मुश्किल रहेगा? 2 kg वाले को आसान रहेगा। क्यों? रेजिस्ट कम करेगी, वो आसानी से मूव हो जाएगी। और 20 kg वाले को मूव करना मुश्किल रहेगा। क्यों? रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे। तो मास जितना ज़्यादा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। और ये रेजिस्टेंस जो है इसी का नाम क्या है? इसी का नाम इनर्शिया। किस चीज़ का रेजिस्टेंस? किस चीज़ का रेजिस्टेंस? बोलो। रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया मतलब क्या? रेजिस्टेंस टू चेंज बॉडी की। अच्छा, किस में चेंज? किस में? चेंज ऑफ स्टेट। और ये स्टेट क्या हो सकती है? ये हो सकता है रेस्ट, या हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन। दोनों स्टेट पॉसिबल है ना। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रुकी रहने की कोशिश करेगी, और बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो चलती रहने की कोशिश करेगी। अगर हमने इसको चेंज करने की कोशिश किया, बॉडी रुकी हुई है, उसका चेंज करना मतलब क्या होगा? उसको मूव करना। तो चेंज हो रहा है वो, तो बॉडी क्या होगी? फट से मूव हो जाएगी? नहीं होगी, वो रेजिस्ट करेगी चेंज होने के लिए। तो इसी रेजिस्टेंस का नाम क्या है? इनर्शिया है। याद रखो इनर्शिया। आगे ये कंसेप्ट लगने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, है ना। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जहां वर्ड आएगा वहां क्या समझ लेने का? ये मास का इफेक्ट है, मास का इफेक्ट है ये, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर हमने बोला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टेटमेंट बोलो। इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया मैंने पूरा, अभी स्टेटमेंट कौन बोलेगा? स्कूल में रटाते हैं ना अपने को, कितनी में रटाते हैं? 6वीं में 7वीं में रटाते हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। बराबर। अब ये याद रखो
कि इनर्शिया जो रहता है ये एक्सटर्नल फोर्स का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल फोर्स का है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो बोलता है ये एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बोलता है, बॉडी के एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। एक्सटर्नल फोर्स और इनर्शिया ये दोनों के बारे में बोलता है। ठीक है, मतलब बॉडी का इंटरनल फोर्स अगर कुछ है, कुछ लग रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, उससे बॉडी के स्टेट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इंटरनल कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला वन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ऑल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये इस पर फोर्स डालेगा, इस पर फोर्स डालेगा, क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट या नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उससे स्टेट में, बॉडी की स्टेट में फर्क पड़ेगा? चलो ये मॉलिक्यूल इसको ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है, बॉडी ऑटोमेटिक सरकने लगी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो जो इनर्शिया है वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहे हैं हमको बोल रहा है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहां तक इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, है ना। इनर्शिया किस वजह से है? ये मास की वजह से है। अब देखो, अगला लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं जिसका नाम है मोमेंटम। जिसका नाम है मोमेंटम। लिफ्ट अगर रुकी हुई है, एक कॉइन को फेंका ऐसे, तो उसको लिफ्ट के फ्लोर पे गिरने में टाइम t1 लगता है। याद है किसी को? अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगी, सिर्फ इतना ही दिया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगी, फिर सिक्का फेंका, कॉइन फेंका, तो टाइम t2 लगता है। t1 और t2 में क्या कंपैरिजन रहेगा? क्यों? सिंपल, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन और बॉडी एट रेस्ट कैसे रहती है? इसको क्या बोलते हैं दोनों को मिला के? इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम। ये मैं बता रहा हूं क्वेश्चन इस पर कैसे आता है ना, नीट में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। नीट में आए हुए क्वेश्चन इतने इजी, कंसेप्ट समझो उसका क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है, जैसे लिफ्ट रुकी हुई है, सिक्का फेंका है, कॉइन फेंका, उसको गिरने में t1 टाइम लगा, और वही लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और फिर सिक्का फेंका, तो भी उसको कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? यूनिफॉर्म मोशन में चलने वाली बॉडी रेस्ट की बॉडी के बराबर रहती है, फिजिकली या डायनामिकली। समझ में आए क्या? इसको अगर लॉजिकली भी सोचो, है ना, कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, फेंकने वाला जो है वो जितनी ऊपर जाएगा, फ्लोर भी उतना ऊपर आ जाएगा। बराबर है क्या? तो कॉइन को तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। फेंकने वाले जितनी ऊपर गया, इसका फ्लोर उतना ऊपर आ गया, तो लॉजिकली भी जस्टिफाई है वो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन टेस्ट वाला जो मैंने बताया था, बच्चे ने ऊपर बॉल फेंका लिफ्ट के ऊपर, 5 सेकंड बाद उसके हाथ में आया। बराबर, उसमें देखो घुमाने के लिए क्या दिया था? फेंकने की स्पीड 49 मीटर पर सेकंड है उसकी, ऐसा दिया हुआ था, है ना, और 5 सेकंड के बाद में उसके हाथ में आता है बॉल। अब अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है और उतनी स्पीड से फेंकता है वो, तो कितनी देर में बॉल उसके हाथ में आएगा? कुछ इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन काहे का था? इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चन था ये। इनर्शियल फ्रेम इज इक्विवेलेंट टू बॉडी एट रेस्ट। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे आया इस पर समझ में आया क्या? क्वेश्चन आया हुआ इस पर। अब आ जाओ, ये टर्मिनोलॉजी मोमेंटम क्या है? ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एकदम अगर आसान वर्ड में मैं बताऊं तो यह है मास इनटू वेलोसिटी। क्या है ये? मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, इसमें से मास और वेलोसिटी के जितने फाटे फूटेंगे, मोमेंटम के भी उतने फाटे फूटेंगे। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी के फाटे कहाँ फूटते? इनिशियल और फाइनल में, है ना।
इनिशियल और फाइनल में। तो अगर इनिशियल हो गया u तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, v हो गया फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अभी इसमें देखो m क्या है, m मास है ये, और मास जो रहता है ये स्केलर रहता है कि वेक्टर रहता है, स्केलर रहता है। v क्या है, वेलोसिटी है, स्केलर की वेक्टर, ये वेक्टर रहता है। तो मोमेंटम जो हम स्मॉल p से इंडिकेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वेक्टर का है। वेक्टर के लॉ में पहला लॉ पढ़े थे अपन ने, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, वही वेक्टर रहेगा वो। तो अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर रहेगा। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज मास इनटू वेलोसिटी। वेरी सिंपल। डेफिनेशन क्या है इसका, देखो डेफिनेशन भी सिंपल है, इट इज अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाय बॉडी। क्या है डेफिनेशन इसका, अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट मतलब क्या, बोलो, अमाउंट मतलब क्या, क्वांटिटी, बराबर है। तो अगर मैंने बोला कि एक बॉडी जो है वो 2 kg की है और एक बॉडी जो है वो 10 kg की है, दोनों की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। कितना है, दोनों की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। ये बॉडी आके टकरा रही है और ये बॉडी भी वहीं जाके टकरा रही है, कौन सी बॉडी का नुकसान ज़्यादा होगा, या जहां टकरा रही है उस पर नुकसान किसकी वजह से ज़्यादा होगा, 2 kg वाले से कि 10 kg वाले से, क्यों, इसका जो है अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है ना, क्या ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ, जिसका मोशन ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा है उसमें कुछ, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा या उसका खुद का ज़्यादा नुकसान होगा। तो अमाउंट ऑफ मोशन मतलब 2 चीज़ें उसमें कंसीडर हो रही है, क्या क्या, मास और वेलोसिटी कंसीडर हो रही है। तो जैसा वेलोसिटी का इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड रहता है, वैसे ही मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड रहता है ना, मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड रहता है। मास इनटू स्पीड अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा ये, हाँ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो, है ना। लेकिन वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव, मोमेंटम पॉजिटिव, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मतलब निगेटिव। मैं बताया था वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, निगेटिव, मोमेंटम भी अपोजिट निगेटिव। इसको थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं अपन। इसका पोस्टमार्टम ऐसे करते हैं कि देखो वेलोसिटी, अभी मास को थोड़ा अपन साइड में रख देते हैं ना, हम लोग सिर्फ वेलोसिटी को लेके चलते हैं। एक गाड़ी है, कार है, वो चल रही है, चलते 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 उसमें क्या किया अपन ने, ब्रेक लगाया, है ना। अब ब्रेक जो लगाया, ध्यान से सुनो, जो ब्रेक लगाया वो धीरे 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 ब्रेक लगाया उसको, है ना। तो अभी क्या हो रहा था कि फॉर एग्जांपल गाड़ी जो है वो यहाँ पर थी, पहले गाड़ी यहाँ पर थी ऐसे कुछ ऐसे, और धीरे 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 ब्रेक लगाया तो यहाँ पर आके रुकी, वो यहाँ पर आके रुकी, ठीक है। अभी क्या किया, एक नया ड्राइवर था, नया सीखा हुआ था, उसको बोला अरे गाड़ी रोको रोको रोको, क्या करो, उसने खट से ब्रेक लगा दे जोर से, क्या होगा, क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगी गाड़ी, यहीं पर रुक जाएगी, है ना। तो यहां पर देखो 2 चीज हुआ। ये पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में क्या हुआ था, ब्रेक धीरे 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 लगा था। दूसरे केस में क्या हुआ था, बोलो, सडनली, हाँ इंस्टेंटली ब्रेक लगा दी यहां पर। तो गाड़ी यहां पर भी रुकी है और गाड़ी यहां पर भी रुकी है, दोनों केस में स्पीड उसकी वही थी, है ना, और दोनों केस में जो ब्रेक का फोर्स था वो भी उतना ही था।
मैंने बोला ब्रेक जो लगा है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, ब्रेक मतलब क्या, ब्रेक मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। दोनों केस में इसकी स्पीड वही थी, फोर्स उतना ही लगा, फर्क क्या था दोनों में, हाँ यहां फर्क था, ये ग्रेजुअली अप्लाइड ब्रेक था, ये सडनली अप्लाइड ब्रेक था। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इतना ही मिला, यहां डिस्प्लेसमेंट इतना मिला। क्या फैक्टर है जो दोनों में चेंज कर रहा है, क्या फैक्टर है जो दोनों में चेंज कर रहा है। देखो यहां भी पहले जो मोमेंटम था mv था, यहां मोमेंटम जीरो हो गया, बराबर। यहां भी मोमेंटम mv था, यहां भी मोमेंटम जीरो हो गया, दोनों जगह मोमेंटम जीरो हो रहा है। किस चीज की वजह से डिफरेंस है कि ये यहीं पर जीरो हो गया, यहां जीरो हो गया, किस चीज की वजह से डिफरेंस है, बोलो। टाइम की वजह से डिफरेंस है, टाइम की वजह से। देखो अगर मैंने बोला यहां से यहां ब्रेक लाने में 4 सेकंड लगे थे और यहां से यहां लगाने में 1 ही सेकंड में ब्रेक अप्लाई हो गया, तो यहां पर टी कितना हो गया 4 सेकंड, यहां पर टी कितना हो गया 1 सेकंड। फर्क समझ में आ रहा है। तो देखो चेंज इन मोमेंटम यहां भी mv से जीरो हुआ, चेंज इन मोमेंटम यहां भी mv से जीरो हुआ। किस वजह से चेंज हुआ, किस वजह से डिफरेंस है, टाइम की वजह से। फोर्स उतना ही था है ना दोनों केस में, ब्रेक तो उतना ही है, ऐसा थोड़ी कि ब्रेक बहुत ज्यादा हो गया पहले केस में, दूसरे केस में नहीं है, ब्रेक का फोर्स उतना ही था, यहां भी ब्रेक का फोर्स उतना ही था, गाड़ी की स्पीड उतनी थी, गाड़ी की स्पीड उतनी। किस चीज से फर्क पड़ा, टाइम की वजह से फर्क। तो देखो अभी मैं यहां बताना क्या है, चेंज इन मोमेंटम mv टू जीरो, चेंज इन मोमेंटम mv टू जीरो, बराबर। डिस्प्लेसमेंट यहां इतना मिला, डिस्प्लेसमेंट यहां इतना मिला, किस फर्क की वजह से, टाइम की वजह से, बराबर। तो मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो फोर्स के साथ साथ दूसरा फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, टाइम इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम चेंज करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, फोर्स और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन ने क्या किया, ये दोनों चीजों को मिला दिया। उसने क्या बोला न्यूटन ने कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना हो तो ये 2 चीजों पर डिपेंड रहेगा, एक तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो, और जो फोर्स अप्लाई करने का टाइम रहेगा वो। उसको वर्ड उसने यूज किया रेट, रेट ऑफ चेंज, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ अगला अपना रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। देखो लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब क्या, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, है ना, ये पर यूनिट टाइम। रेट मतलब क्या, पर यूनिट टाइम या डिवाइडेड बाय टाइम। ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, डेल्टा पी। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, डेल्टा पी कैसे आया, ये हो गया P2, ये हो गया P1, P2 माइनस P1 क्या रहेगा, P2 माइनस P1 क्या रहेगा, डेल्टा P रहेगा, बराबर है क्या। तो डेल्टा P क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट जब भी वर्ड आया समझ लेना क्या है वहां पर, डिवाइड बाय टाइम है वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक पार्ट है इसका, ये दूसरा पार्ट है। देखो अप्लाइड फोर्स किधर था इसका, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था इसका, और फोर्स का डायरेक्शन क्या था। तो मोमेंटम क्या हुआ, जीरो हो गया ना मोमेंटम यहां पर। फोर्स किधर था, अपोजिट। तो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में हुआ,
चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में हुआ? फोर्स के डायरेक्शन में हुआ। किस डायरेक्शन में हुआ? देखो मोमेंटम पहले उसकी एक वैल्यू थी, ज़्यादा था, फिर क्या हुआ, ये एफ अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, कम होते 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 जीरो हो गया, बराबर है, कम होते 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 जीरो हो गया। तो मतलब यहां पर मोमेंटम फोर्स के डायरेक्शन में चल रहा है ना, फोर्स इधर है। तो अब अगर ये फोर्स कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, पीछे जाने लगेगी गाड़ी, ये बराबर है ना, गाड़ी पीछे जाने लगेगी अगर फोर्स इधर रहा तो देखो इसके दो पार्ट है, लॉ ऑफ मोमेंटम के दो पार्ट है न्यूटन सेकंड लॉ के। पहला पार्ट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। दूसरा पार्ट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये चेंज जो रहेगा ये किस डायरेक्शन में होगा, चेंज किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है तो मोमेंटम का चेंज भी अपोजिट रहेगा। अपोजिट मतलब क्या, मैंने बताया था जब भी वेक्टर आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, माइनस साइन हो जाएगा उसका। ये याद रख लो कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस साइन हो जाएगा उसका। तो अगर मैंने बोला कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, माइनस रहेगा। समझ में आया? साइन अप्लाई करना पड़ता है न्यूमेरिकल एग्जांपल में, यही गलतियां हो जाती है, नहीं तो है ना। तो अभी देखो मैंने बोला फाइनल मोमेंटम कितना है, यहाँ जीरो है, इनिशियल कितना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल P2 0, P1 mv माइनस mv आ जाएगा, है ना। तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था तो मोमेंटम भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है फिर, समझ में आया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? अभी रटे थे अपन इसको, पहले समझ में आया था ऐसा। इसको लिखना है कुछ इसमें, नहीं लिखना है, याद रहेगा सब, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन हो तो बोलो इसमें। सेकंड लॉ की कहानी खत्म नहीं हुई अभी, है ना, सेकंड लॉ की कहानी बाकी है अभी। आगे चलते हैं। देखो हमको सेकंड लॉ बोलता है F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, स्मॉल p है ना, अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स अपोजिट है तो मोमेंटम अपोजिट, फोर्स फेवरेबल है, अगर एक्सीलरेशन है तो फोर्स अगर आगे के डायरेक्शन में लगा तो क्या होगा, बोलो, मोमेंटम स्पीड बढ़ेगी ना, स्पीड बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ रहा है। तो फोर्स अगर फेवरेबल डायरेक्शन में तो मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो मोमेंटम कम होगा। तो स्टेटमेंट क्या है फिर इसका, बोलो फिर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स रहेगी उधर मोमेंटम रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो F इज प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा को मैं लिख देता हूं dp अपॉन dt। किस फॉर्म में हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया ये, है ना। चेंज जहां d लगता है उसका क्या मीनिंग बताया था मैंने, स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहां पर लग जाएगा F इज इक्वल टू, कांस्टेंट लगेगा यहां K dp बाय dt। न्यूटन्स लॉ की सबसे पहली शक्ल ये है, F इज इक्वल टू K dp बाय dt। अभी इसका पोस्टमार्टम करते हैं P का, है ना। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या रहेगा, ये चेंज इन मोमेंटम मतलब रहेगा फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट अगर बोले तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा, या चेंज इन टाइम आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है।
मैंने बताया था फाइनल मोमेंटम मतलब क्या रहेगा, ये क्या लिखेंगे उसको हम लोग, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, सही है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टी का टी रहेगा। यहां पर m कॉमन ले लिया मैंने, क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है, पहली काइनेमेटिक इक्वेशन हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, चलो इसमें अगर k इज इक्वल टू 1 लिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, f इज इक्वल टू एम ए बन जाएगी, है ना, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ का जो शक्ल है, उसका जो फॉर्म है वो क्या है, f इज इक्वल टू के एम ए, ये फॉर्म है उसका। अब देखो इसके अगर हमने और डीप में एनालाइज करें तो क्या बोलता है ये, बॉडी का मास ज़ीरो हो सकता है क्या, बॉडी का मास ज़ीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बॉडी का जो एक्सीलरेशन रहेगा वो किस पर डिपेंड रहेगा, वो फोर्स पर डिपेंड रहेगा। फोर्स अगर फेवरेबल डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन निगेटिव, फोर्स कम है एक्सेलरेशन कम, फोर्स ज़्यादा है एक्सेलरेशन ज़्यादा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। ये हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है ना, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर रहेगा, हाँ यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी यहीं रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर उसका जिक्र नहीं भी आया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था प्रोजेक्टाइल में कुछ जिक्र आया था क्या कि एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ फायर किया गया तो ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आ जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कहीं जिक्र पड़े क्या अपन ने, कोई क्वेश्चन में नहीं रहता है। लेकिन हमको मालूम रहना चाहिए कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो ये क्या एक्सीलरेशन है ना, तो जहां एक्सीलरेशन है वहां पर क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। जहां फोर्स रहेगा वहां क्या रहेगा, एक्सीलरेशन। इसको दिमाग में बैठा लो, जहां फोर्स वहां एक्सीलरेशन, जहां एक्सीलरेशन वहां फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, बराबर। और फोर्स अगर इंक्रीज है एक्सेलरेशन इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज है एक्सेलरेशन डिक्रीज। फोर्स अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक जैसे बढ़ेगी, है ना। तो इसको अभी जो दो तीन बताया वो 2-3 बातें इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल एग्जांपल में अलग अलग शक्ल में लगती है ये चीज़ अपने को, है ना। क्या क्या, जहां फोर्स रहेगा वहां एक्सेलरेशन रहेगा, जहां एक्सेलरेशन रहेगा वहां फोर्स रहेगा। फोर्स अगर फेवरेबल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कम होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लो इसको। कोई क्वेश्चन हो तो बोलो यहां तक। कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। अभी मैं इसको क्या करता हूं, ये टी को यहां से उठा के इधर लेके आ जाता हूं। यहां पर क्या था, एफ है, तो ये एफ इंटू टी हो जाएगा, और इधर राइट साइड में क्या बचेगा, एम वी माइनस एम यू बचेगा, है ना। तो अपना अगला टर्म जो याद रखो, इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स का डेफिनेशन ही यही है जो यहां लिखे थे अपन ने। क्या लिखे थे, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू क्या था, एफ इंटू टी था। तो इम्पल्स का डेफिनेशन कौन डिफाइन करेगा, बोलो, इम्पल्स को डिफाइन करो। ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है, ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है। ये एक्चुअल में ये जो है इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको,
इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है। और इम्पल्स का मेन डेफिनेशन ये है, इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, सिंपल, फोर्स इनटू टाइम। लेकिन इसमें याद रखो कि इम्पल्स में फोर्स जो रहती है लार्ज रहती है और टाइम जो रहता है ये वेरी स्मॉल रहता है, वेरी स्मॉल। तो हम बोल सकते हैं व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन देन इट इज व्हाट, इट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स का डेफिनेशन क्या हो गया फिर, व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इट इज इम्पल्स। और फिर इसको क्या बोलेंगे, फिर बोलो, ये इम्पल्स हो गया, मैं बोला ये आई है इम्पल्स, चलो एम वी क्या हो गया, ये P2 माइनस P1, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इम्पल्स वेक्टर रहेगा कि स्केलर रहेगा, P2 माइनस P1। अभी बोलो ये डिफाइन करो, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल डिफाइन करो, सिंपल, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स अप्लाइड, बराबर है क्या, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स अप्लाइड। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जुड़ी हुई दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़े, क्या क्या बोलो, फोर्स नहीं पढ़े अभी अपन ने क्या पढ़े, मोमेंटम पढ़े अपन ने और इम्पल्स पढ़े, दो टर्मिनोलॉजी है ना जो इससे जुड़ी हुई है। और लॉ क्या है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रेट की जगह पर क्या होता है, डिवाइड बाय टी हो जाता है और चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी रहता है, तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये हो गया। फिर हम लोग वापस आते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए के ऊपर, कहां पर, एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आसान वर्ड में। अब इस पर यह ध्यान दो कि मुझे फोर्स को डिफाइन करना है, मुझे किसको डिफाइन करना है, फोर्स को डिफाइन करना है, कर सकते हैं डिफाइन। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था अपने को, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा था, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। देखो इनर्शिया क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, रेजिस्टेंस टू चेंज। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब इनर्शिया उसका रहेगा बाकी जब तक कोई बाहर की फोर्स, बाहर की कोई एक्सटर्नल एजेंट, बाहर की कोई फोर्स उस पर एक्ट ना हो। तो बाहर की फोर्स को डिफाइन करो, फिर बाहर की फोर्स वो है जो बॉडी का इनर्शिया चेंज करे या बॉडी का स्टेट चेंज करे, नॉट इनर्शिया, स्टेट चेंज करे, बराबर है क्या। तो फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज, किस चीज में, स्टेट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, फोर्स स्टेट को चेंज करता है, बॉडी का जो स्टेट है उसको चेंज करेगा, स्टेट को चेंज करेगा। देखो जो हम लोग इतना इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये समझ लो पूरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में लगने वाली चीज़ें हैं, है ना। अभी देखो स्टेट चेंज का मतलब क्या हुआ, स्टेट चेंज कितनी शक्ल में हो सकती है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, बराबर है, या ये भी हो सकता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी कैसे रहे, रेस्ट में ही रहे, ये भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है ये, अप्लाइड फोर्स कम है और बॉडी को रोकने वाली फोर्स ज्यादा है। जैसा मैंने बोला बॉडी यहां रखी हुई है, अगर हमने उसको ढकेलने की कोशिश की तो उसको फोर्स लगाए स्लाइड करने के लिए, लेकिन जो फ्लोर है उसका फ्रिक्शन ज्यादा है ना, तो कम फोर्स से क्या होगा, मोमेंट होगा कि उसमें नहीं होगा। तो फोर्स लग रही है
लेकिन रेस्ट की बॉडी रेस्ट में है, या ये भी पॉसिबल है कि रेस्ट की बॉडी मोशन में आ सकती है। और पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मोशन में है तो मोशन इंक्रीज हो सकती है, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा है, बॉडी चल रही है, उधर ही फोर्स लगा है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, या मोशन डिक्रीज हो सकती है। जो स्पीड से चल रही हो स्पीड क्या हो, कम हो जाए। और एक पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ठीक है, कम होते 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 बॉडी आगे जाके रुक जाए। तो देखो चेंज ऑफ स्टेट कितने हो गए, है ना। हर केस में फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हर केस में फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं फिर हम लोग, एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, है ना। और स्टेट क्या क्या हो सकता है, रेस्ट में तो रेस्ट में भी रह सकती है, रेस्ट में तो मोशन में आ सकती है, मोशन में तो मोशन इंक्रीज हो सकता है, मोशन डिक्रीज हो सकता है, या रुक भी सकती है। इतने स्टेट चेंज पॉसिबल है। ये हम लोग सिर्फ मोशन पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं ना, मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी दूसरी कोई फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि इसका यूनिट क्या रहता है। हमने ये तो देख लिया कि ये फोर्स क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कांस्टेंट मतलब क्या, स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई करें किसी भी वेक्टर को तो क्या होता है, वेक्टर ही आता है। वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़े हमने ये। अभी अगर इसकी यूनिट क्या है बोलो, मास की केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई फिर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन। तो पहले चैप्टर में एडिशन है ना, मैंने बोला था पहला चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है, ये ऐड करो उसमें न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझे बोलना है 1 न्यूटन फोर्स, मुझे क्या बोलना है 1 न्यूटन फोर्स, तो मैं कैसे उसको डिफाइन करूंगा बोलो, 1 न्यूटन फोर्स को कैसे डिफाइन करूंगा। या इसको और सिंपल करके बोलूं, अगर मैं यहां पर F की वैल्यू 1 कब आएगी, F की वैल्यू 1 कब आएगी, यहां पर M और A दोनों 1 रहना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी अगर चेंज हुआ तो F की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बराबर है क्या। अब डिफाइन करो 1 न्यूटन फोर्स। इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, बोलो, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 kg। वेरी सिंपल, बराबर है क्या। 1 न्यूटन फोर्स किसको बोलेंगे, ऐसी फोर्स जो 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट करे, बराबर, चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, जो भी रहे वो। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है। याद रहेगा इतना, याद रहेगा क्या, नहीं याद रहेगा, नींद मार रहे आधे लोग। चलो आगे चलते हैं अपन, चलते रहना अपना काम है ना, जो चला वो पार हो जाएगा, और जो नींद मारा वो आराम से रहेगा, है ना, रहेगा आराम से मूवी से। नींद मारने वाले होशियार हो जाओ, जागते रहो। तो अगली टर्मिनोलॉजी में जाने से पहले ये समझ लो कि कुछ जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो मिक्स टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। मिक्स टाइप के एग्जाम्पल मतलब क्या, अभी जैसे हमने पढ़ा F = ma, है ना, तो F = ma के साथ में मोशन पैरामीटर्स भी आ जाएंगे। मोशन पैरामीटर्स कैसे आएंगे, एक बॉडी की इनिशियल स्पीड इतनी थी, उस पर एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का, तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी रहेगी, है ना, उसमें और पैरामीटर दे देगा, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, टाइम इतना लगा, वगैरह वगैरह।
समझ में आ रहा है क्या? तो अभी देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले जो चैप्टर में हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ मोशन पैरामीटर हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या होगा, मोशन पैरामीटर के साथ में ये न्यूटन्स लॉज भी आने लगेंगे, है ना। तो F इज इक्वल टू एम ए वाली जो टर्म हमने पढ़े हैं, F इज इक्वल टू एम ए वाली टर्म हमने पढ़े ये, तो ये A जो रहेगा ये काइनेमेटिक इक्वेशन के साथ भी यूज होगा, है ना, इसको याद रखो। काइनेमेटिक इक्वेशन के साथ यूज होगा, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो वगैरह वगैरह तीनों इक्वेशन, है ना। तो अब ये इसके साथ क्लब हो सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर हमने ये पढ़ा कि वेलोसिटी और फोर्स, है ना, हमने पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इस डायरेक्शन में चल रही है ऐसे, इसकी वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा कि फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, मोमेंटम उस डायरेक्शन में चेंज होगा, है ना। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, फेवरेबल डायरेक्शन में, तो मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम कम हो जाएगा। कुछ पॉसिबिलिटी और है इसमें? हाँ, फोर्स जीरो का सवाल ही नहीं आता, कुछ चेंज नहीं होगा। और कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें? कोई भी एंगल से भी हो सकता है फोर्स, ऐसे हो सकता है फोर्स, बराबर 90 डिग्री, मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है ना। अब क्या करेंगे फोर्स अगर ऐसे, तो हाँ, जब भी वेक्टर इंक्लाइन रहेगा, दिमाग में बिल्कुल बैठा लो थंब रूल अपना, कि वेक्टर जब भी इंक्लाइन रहेगा उसके दो कंपोनेंट रहेंगे। एक कंपोनेंट जो रहेगा हमारा जिस डायरेक्शन में कैलकुलेशन है उस डायरेक्शन में रहेगा, और दूसरा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर ये बॉडी इसका कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब क्या, ये मजबूर है इधर जाने के लिए, है ना, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे एफ के, मैंने बोला ये एंगल थीटा है इसका, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो अगर ये बॉडी कन्फाइंड है इधर जाने के लिए, तो एफ साइन थीटा का असर कुछ नहीं होगा, सिर्फ एफ कॉस थीटा का असर होगा। तो अब हमको अगर लेना है तो पूरे कैलकुलेशन में हमको क्या लेना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा वी, इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, जो टाइम लगेगा टी हो जाएगा, जो एक्सीलरेशन मिलेगा ए हो जाएगा, पूरा पूरा कैलकुलेशन ऐसे होगा। अब समझ में आया? तीसरी पॉसिबिलिटी, फेवरेबल रहेगा, अपोजिट रहेगा, या इंक्लाइन भी रह सकता है ना। तो हमको कौन सा लेना पड़ेगा? इंक्लाइन है तो कौन सा लेना पड़ेगा, बोलो? कॉस थीटा साइन थीटा मत बोलो, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, जिस प्लेन में है वो लेना पड़ेगा हम, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, व्हाट आर द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस। एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस। एक्टिव फोर्स मतलब क्या? एक्टिव फोर्स मतलब जो बाहर से आए, है ना, एक्सटर्नल, बाहर से आने वाली फोर्स, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव फोर्स। और रिएक्टिव फोर्स मतलब क्या? एक्टिव कहां से आएगी? कभी भी एक्सटर्नल आएगी। ये एक्सटर्नल मतलब किसके एक्सटर्नल? बॉडी से एक्सटर्नल रहेगी, बॉडी से एक्सटर्नल बोलो या सिस्टम से एक्सटर्नल बोलो, है ना, बाहर से आएगी ये फोर्स। और रिएक्टिव फोर्स जो रहेगी वो ये कहां से आएगी? ये एक्टिव फोर्स की वजह से, एक्टिव फोर्स की वजह से नहीं रहेगी, याद रखो, आगे बताता हूं। ये जहां पर भी कांटेक्ट सरफेस रहेगी, कांटेक्ट सरफेस जहां पर भी रहेगी वहां पर रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगी। कांटेक्ट सरफेस मतलब क्या? अभी जैसे मैंने बताया एक बॉडी को मुझे ऐसा ढकेलना है, तो यहां पर मैंने लगाया कांटेक्ट, तो जहां कांटेक्ट रहेगा, जहां कांटेक्ट बनेगा वहां पर क्या रहेगा? रिएक्टिव फोर्स रहेगी। तो इसको बिल्कुल याद रख लो, रिएक्शन जब भी हमको बताना रहता है, रिएक्शन जब भी हमको बताना रहता है, तो हम कहां बताएंगे वो रिएक्शन?
कॉन्टैक्ट सरफेस पर ही बताएंगे, है ना। एक चीज ये याद रखो कि रिएक्टिव फोर्स जो रहती है वो एक्टिव से पहले लगती है कि बाद में लगती है? बाद में लगती है? नहीं, दोनों साथ में लगती है, साइमल्टेनियस। जब एक्शन शुरू होता है तभी रिएक्शन शुरू होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हालांकि इसका काम नहीं लगा अभी तक, कोई क्वेश्चन नहीं आया इस पर। एक्टिव फोर्स में बाहर की अगर कोई फोर्स नहीं है तो ये याद रख लो कि हमको वेट ऑफ द बॉडी, इसको ऑलवेज हमको एक्टिव फोर्स लेना पड़ेगा। वेट ऑफ द बॉडी को क्या लेना पड़ेगा? हमको एक्टिव फोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, एक चीज फर्शी पे रखी है, अगर फ्लोर के ऊपर रखी है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है? एक्शन रिएक्शन क्या हो रहा है यहां पर? एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस। उसका वेट जो है वो एक्टिव फोर्स है, नीचे जा रहा है, और फ्लोर का जो रिएक्शन है वो किधर आएगा? किधर आएगा? वो ऊपर। तो रिएक्टिव फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस पे रहेगा, प्लस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा? एक्टिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। दो चीजें हुई, और तीसरी चीज बोलो, तीसरी चीज क्या है? परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा कभी भी, ये परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा ये। तो रिएक्टिव फोर्सेस के बारे में तीन चीजें याद रखना है, ये कभी भी कॉन्टैक्ट सरफेस पर रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा। अभी जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि एक चीज फ्लोर पर रखी है, तो वहां पर तो समझ में आता है ये फ्लोर है, वेट नीचे जा रहा है, तो ये रिएक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा। लेकिन जहां पर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक ऐसा स्फीयर है जो ऐसे ग्रू के अंदर रखा है, अब क्या होगा? वेट ऑलवेज डाउनवर्ड जाएगा, वेट का कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं रहेगा, यूनिवर्सली ऑलवेज डाउनवर्ड रहेगा वेट W। लेकिन रिएक्टिव फोर्स किधर रहेगा? एक्टिव। देखो ये एक्टिव है ना, यहां पर कोई बाहर की फोर्स नहीं है। मैंने बोला जब बाहर की कोई फोर्स नहीं है तो वेट तो रहता ही रहता है, तो ये वेट एक्टिव फोर्स हो गया। अब ये वेट की वजह से रिएक्टिव फोर्स रहेगा। क्या क्या रहेगा वो? देखो जहां कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां रिएक्शन रहेगा। कॉन्टैक्ट सरफेस यहां पर है, इस जगह पर, और इस जगह पर है कॉन्टैक्ट सरफेस, दो जगह, दोनों जगह रिएक्शन रहेगा। और उसकी शक्ल क्या रहेगी? अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा। देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर और अपोजिट डायरेक्शन मतलब किधर रहेगा? देखो ये इसको अंदर ढकेल रहा है ना, ऐसा ढकेल रहा है स्फीयर। यहां ध्यान दो, ये स्फीयर यहां रखा है, मतलब सरफेस को किधर ढकेल रहा है? वो नीचे ढकेल रहा है ऐसे। तो रिएक्शन कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ये R रहेगा, R1 बोल दिया इसको। और यहां पर रिएक्शन कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, R2। ये तीनों पॉइंट समझ में आए क्या डायग्राम की वजह से? ये तीनों पॉइंट समझ में आए क्या? रिएक्शन अपोजिट रहेगा, परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस से, है ना, और कॉन्टैक्ट सरफेस पर रहेगा। रिएक्शन यहां से नहीं आएगा, देखो यहां कहीं कॉन्टैक्ट नहीं है, जबकि वेट नीचे जा रहा है, तो रिएक्शन कहां पर आएगा? कभी भी कॉन्टैक्ट सरफेस पे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा। तो एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस समझ में आए क्या? एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ किसको नहीं मालूम है? क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्या है बोलो? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी ऐसा सरफेस है, ऐसी बॉडी रखी है, ठीक है। यहां ध्यान दो,
देखो इसके सींग कैसे निकलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सींग कैसे निकलते हैं। देखो ये बॉडी फ्लोर पर रखी हुई है ना, अब अपने को ये बोल रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं बोला इसका एक्शन W है, इसका वेट है, तो हमको मालूम है इसका रिएक्शन क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस पे रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहां पर तो ठीक है, यहां पर क्या होगा, न्यूटन्स लॉ बोलो, यहां पर क्या होगा? बोलो। याद रखो ये दोनों क्या है, वेक्टर है ना। अगर मैंने बोला एक्टिव वेक्टर इज इक्वल टू रिएक्टिव वेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा उसको, इक्वल टू के दोनों साइड वेक्टर सम लेना पड़ेगा। देखो यहां पर एक्टिव कितना है वेक्टर, कितना वेक्टर एक्टिव है यहां पर, फोर्स W ओनली वन, रिएक्टिव कितना है, 2 है। वेक्टर फॉर्म में लिख दो उसको, कैसे आ जाएगा बोलो फिर, W इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वेक्टर फॉर्म में है। आप बोलो कैसे कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है क्या, कैसे लिखेंगे उसको बोलो, R1 को कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड R1 बोलो cos थीटा 1 प्लस R1 sin थीटा 1, और R2 को भी ऐसे लिखेंगे फिर R2 cos थीटा 2 प्लस R2 sin थीटा 2, यहां पर ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, cos cos कंपोनेंट, मतलब ये I कंपोनेंट हो गया ना, X वाले कंपोनेंट हो गए, ये J वाले कंपोनेंट हो गए, तो I वाले कंपोनेंट एक साथ, J कंपोनेंट वाले एक साथ। W के कितने कंपोनेंट हैं बोलो, W का वेक्टर फॉर्म बोलो, इतना टाइम, हाँ बराबर है क्या, नीचे जा रहा है, और अगर साइन लेना है तो माइनस WJ हो जाएगा। समझ में आया क्या, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, क्या करना पड़ेगा फिर, इधर ये कंपोनेंट फॉर्म में आएगा, इधर दोनों कंपोनेंट फॉर्म में आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, W के X कंपोनेंट और ये दोनों के X कंपोनेंट ये इक्वल हो जाएंगे, W के Y कंपोनेंट और ये दोनों के Y कंपोनेंट ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन रहेगा R1 R2, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? देखो एक्शन रिएक्शन लॉ जितना आसान है, कैलकुलेशन उतना आसान नहीं रहता इसका, है ना। समझ में आया क्या कैसे किए हमने, एक्शन रिएक्शन कैसे किए। एक्टिव फोर्सेस इज इक्वल टू रिएक्टिव फोर्सेस, ये है। ये जो हमने ये पूरा अप्लाई किए, ये जो हमने अप्लाई किए, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो हमने अप्लाई किए, क्या अप्लाई किए हमने, एक्टिव फोर्सेस इज इक्वल टू रिएक्टिव फोर्सेस। इसको बोला जाता है बॉडी इन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अगली टर्म में अपनी इक्विलिब्रियम। क्या टाइम हो रहा है, टाइम 12:12। चलो ये लास्ट टर्म अपनी इक्विलिब्रियम आज की। इक्विलिब्रियम को अगर आसान वर्ड में मैं बोलूं तो इसका मतलब होता है बैलेंस। क्या मतलब होता है इसका, आसान वर्ड में इसका मीनिंग होता है बैलेंस। तो कोई भी चीज बैलेंस कब रहेगी, तराजू बैलेंस कब रहता है, इधर जितना है इधर भी उतना ही चाहिए। तो मतलब क्या है, दोनों तरफ
दोनों तरफ इक्वल चाहिए। तो बैलेंस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसका मतलब होता है एक्शन या एक्टिव इज इक्वल टू रिएक्टिव फोर्सेस, या इसका मतलब होता है बॉडी एट रेस्ट। ये सब मीनिंग में यूज हो सकता है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम ये सब मीनिंग में यूज हो सकता है। जब भी हमने बॉडी एट रेस्ट बोला तो यहां पर ये याद रखना है कि इसके इक्वल यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी भी रहती है ना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो रेस्ट की जैसा रहती है, यानी बॉडी कैसे रहेगी, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी वो बॉडी भी। अभी देखो मैंने बोला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? व्हेन, सुनो ध्यान से, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप्स द बॉडी एट रेस्ट। Number of forces acting on a body keeps the body at rest, then it is said to be body in equilibrium। याद रहेगा इक्विलिब्रियम। तो जब भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही है बॉडी के ऊपर, सेम जो फिगर था उसी को एक्सटेंड करता हूं मैं। अभी मैं बोल देता हूं इस पर एक फोर्स भी एक्ट हो रही है, ऐसे कुछ 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही है, इसका वजन रहेगा कुछ तो भी W, इसका रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा R1, इसका रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगा R2, ठीक है। हमको R1 R2 का एंगल नहीं देता, हमको इसका एंगल दे देगा, हमको इसका एंगल बोल देगा ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, बोल देगा फाइंड R1 एंड R2, W की वैल्यू दे देगा कुछ तो भी, फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन, है ना। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, यहां पर मोशन पॉसिबल है, यहां नहीं है, मोशन नहीं है, मतलब ये बॉडी कैसे है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ना इस पर, एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस, उसके बावजूद ये बॉडी कैसे है, रेस्ट में है। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप्स द बॉडी एट रेस्ट, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो यहां पर हमने वही किए थे, एक्टिव फोर्सेस इज इक्वल टू रिएक्टिव फोर्सेस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 20 प्लस W इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वही वेक्टर फॉर्म में लेके इक्वल कर देना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, एक साथ। है ना। सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इनर्शिया नहीं है, वो अंडर एक्शन ऑफ फोर्स है। अभी बताया था मैंने, फोर्स रहेगा जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर रहेगा।